नमस्कार दोस्तों, ईवीएम सीरीज़ में एक और वीडियो लाया हूँ आपके लिए। और जैसा कि ईवीएम सीरीज़ का शुरुआत हम करते हैं, मोदी का जान ईवीएम है, मोदी का जान ईवीएम में है, या फिर मोदी का जान जनता है और मोदी का जान जनता में है। इसी बात से आगे बढ़ते हुए, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं ईवीएम सीरीज़ का। दोस्तों, ईवीएम टैंपर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ईवीएम टैंपर किया जाता है या नहीं किया जाता है, इससे बढ़ करके अगर हम ईवीएम को हटाने के बारे में सोचें तो अच्छी बात रहेगा। और विपक्ष को आगे आकर के बताना होगा, कोई चिट्ठी पत्री लव लेटर लिखने से नहीं होएगा। जो इलेक्शन कमिश्नर को लव लेटर लिखा जा रहा है कि आप मिलने का समय दीजिए, आप ईवीएम को बैन कीजिए, नहीं तो फिर आप जो वीवीपैट है उसका जो प्रिंट निकलता है वो आप जनता को दीजिए, काउंटिंग कीजिए उसका। ये सब नहीं होएगा, वो नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि लगता है ऐसा कि मोदी का जान ईवीएम है और मोदी का जान ईवीएम में है। दोस्तों, जब 2022 का चुनाव हुआ था, 2022 में यूपी में चुनाव हुआ था, तब कोई भी ऐसा सर्वे नहीं था, गोदी मीडिया का सर्वे नहीं। गोदी मीडिया का सर्वे तो हमेशा मोदी को ही जीतने का बताएंगे, बीजेपी ही जीतेंगे। जो एक नॉर्मल सर्वे होता है और एक जो आंखों को दिखता है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया कि बीजेपी की सरकार बन रही है और अखिलेश यादव हार जाएंगे। किसी भी एंगल से ऐसा नहीं हुआ। और दोस्त, चुनाव भी वैसा ही हुआ। जब जब अखिलेश यादव की रैली होती थी तो अपार लाखों के संख्या में लोग आते थे, और जब बीजेपी की रैली होती थी उसमें भाड़े के लोग लाए जाते थे। भाड़े के लोग इन द सेंस कि सरकारी लोग को, जो सरकारी कर्मचारी थे, उनको ये जिम्मेदारी दिया जाता था कि आप अपने एरिया के लोग को लाएंगे। सरकारी बसें को इस्तेमाल किया गया। जो भी ट्रांसपोर्ट होता था उसमें मोदी जी की रैली को देखने के लिए आएंगे, वो सरकारी बसें का यूज़ किया जाता था। सरकारी अधिकारी आते थे, उनको ये काम दिया जाता था कि आपको इतने लोग लाना है, 10 लोग लाना है, 20 लोग लाना है, 50 लोग लाना है। हर एक लोग को ये टास्क दिया गया था। तब जाकर के उनके यहाँ भीड़ होती थी, वो भी गिने चुने। पर जब अखिलेश यादव की रैली होती थी तो उसमें लाखों लोग आते थे। मतलब फ़र्क बिल्कुल साफ दिखता था कि इस बार बीजेपी का कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी वहाँ से हार रही है, उत्तर प्रदेश से। वोटिंग हुआ, सब कुछ हुआ। वोटिंग और काउंटिंग के बीच में जो गैप था, उस गैप के दरमियान बहुत बार ये देखा गया कि कभी कचड़े में ईवीएम मिल रहा है तो कभी किसी के गाड़ी में ईवीएम मिल रहा है। भाई क्या चल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? कभी कचरे के ढेर में जो वो बैलेट पेपर का जो स्टिकर था, यानी बैलेट पेपर का जो प्रिंट आउट था, वो मिला है। मतलब ये कैसे हो सकता है भाई? ये कैसे हो सकता है? दोस्तों, फिर ये सब होने के बाद जब रिजल्ट आता है, जब काउंटिंग शुरू होती है, तो जब तक बैलेट पेपर का काउंटिंग होता है तब तक लगभग 2/3 से अखिलेश यादव आगे रहता है। यानी मेजॉरिटी से भी ज़्यादा, मतलब आसमान पाताल का गैप रहता है बीजेपी और अखिलेश यादव में। यानी एक तरफा अखिलेश यादव की जीत दिखाई दे रही होती है जब तक बैलेट पेपर का काउंटिंग हो रहा होता है। और जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू होता है, वैसे ही अखिलेश यादव पीछे होते जाते हैं और लास्ट काउंटिंग होते होते अखिलेश यादव हार जाते हैं और बीजेपी जीत जाती है। दोस्त, उसी टाइम विपक्ष को ये चीज़ सोचना चाहिए था। इस पे पूरे विपक्ष को मिल करके एक कमिटमेंट लेना चाहिए था कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। अगर ऐसा कमिटमेंट नहीं लेते थे तो कम से कम उस पर एनालिसिस करते थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि बैलेट पेपर का काउंटिंग जब तक हुआ तब तक कोई और पार्टी जीत रहा था, जैसे ईवीएम का काउंटिंग शुरू हुआ तो कोई और पार्टी जीत रहा है और वही पार्टी जीता जो ईवीएम ने जिताया। ऐसे कैसे हो सकता है? इस चीज़ के बारे में विपक्ष को सोचना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं सोचा। 2022 का यूपी का चुनाव ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद आया 2023, और 2023 में चुनाव हुआ कर्नाटक का। दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि कर्नाटक में तो बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गई, तो वहाँ क्यों नहीं धांधली हो सका? दोस्तों, जो ईवीएम है
मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है। वो मैन मेड टैंपरिंग होती है, उसको कोई कहीं से बैठ करके कोई टैंपर हैक नहीं कर सकता। तो इसके लिए वो मैन मेड टैंपरिंग होता है, तो जहाँ पे छेड़छाड़ पॉसिबल हो सका वहाँ पे मैनिपुलेट किया जा सका, जहाँ पे छेड़छाड़ नहीं किया जा सका वहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं हो पाया, यानी वोट को ट्रांसफ़र नहीं करा पाया। तो जिसके वजह से कर्नाटक में बीजेपी की हार होती है और कांग्रेस की जीत होती है, और बहुत अच्छे से कांग्रेस जीतती है। वहाँ पे छोड़ दो कांग्रेस जीते बीजेपी जीते, क्या करने का, जनता को क्या करने का है? जनता को तो एक फेयर इलेक्शन देखना है, ट्रांसपेरेंट एंड फेयर, ये इलेक्शन देखना है। फिर वहाँ से जब चुनाव आगे बढ़ती है तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, आई थिंक सो, ये 4-5 राज्य का चुनाव होता है और उसमें बीजेपी की बम्पर जीत होती है। और हाँ, तेलंगाना, जिसमें से सिर्फ एक तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती है, वहाँ पे बीजेपी का वैसे भी कुछ भी नहीं था, यानी 1-2 सीट आना भी मुश्किल था, वैसा ही सीट आया, तो वहाँ पे कांग्रेस जीतती है। बाकी जगह चाहे वो एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस हार गई, वहाँ पे अपनी सरकार नहीं बचा पाई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार अपना सत्ता नहीं बचा पाई। और एमपी में, मध्य प्रदेश में पहले से ही बीजेपी की सरकार थी और उन्होंने अपना सरकार कंटिन्यू किया। पर कौन किसका सरकार कंटिन्यू हुआ, किसका सरकार हार गया, बात वो नहीं है। बात ये है कि कोई भी सर्वे देख लो, हर एक सर्वे में ये बताया जा रहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों जगह बीजेपी हार रही है, और राजस्थान में नेक टू नेक फाइट है, कांग्रेस भी जीत सकती है और बीजेपी भी जीत सकती है। पर रिजल्ट बिल्कुल अलग आया रिजल्ट को भी जाने दो, पर बात फिर से वहीं पे आकर अटक गई जैसा यूपी में आके अटकी थी कि जब तक बैलेट पेपर का काउंटिंग होता रहा तब तक कांग्रेस बढ़त में थी, और बहुत ही बेहतरीन बढ़त में थी। यानी कांग्रेस मेजॉरिटी से भी बहुत ज़्यादा थी, यानी जितना बीजेपी को सीट मिल रहा था उसके सीधा डबल सीट पे कांग्रेस लीड कर रही थी। पर जैसे ही ईवीएम का काउंटिंग शुरू हुआ, कांग्रेस पीछे होते गई और लास्ट में रिजल्ट बीजेपी के फेवर में जाता है और बीजेपी जीत जाती है। दोस्तों, अब उसमें टैंपरिंग किया गया नहीं किया गया, जनता ने सही में बीजेपी को चुना या नहीं चुना, ये तो एक जांच का मसला है। जांच जब तक नहीं हो तब तक नहीं पता चले। और जांच, मोदी के राज में जांच होना, मोदी के खिलाफ जांच होना, ये तो बिल्कुल ही मतलब आसमान गिर जाना। जैसे आसमान ज़मीन पे आ सकता है, क्या आसमान ज़मीन पे आ सकता है? नहीं आ सकता। वैसे ही मोदी के राज में मोदी के खिलाफ कोई जांच हो जाए, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। तो वो जाने दो। पर जो 2024 का चुनाव है दोस्त, 2024 का चुनाव ईवीएम से अगर हो गया चुनाव, तो समझो ये हिंदुस्तान का आखिरी लोकतांत्रिक चुनाव होगा, जिसमें अगर चुनाव ईवीएम से हुआ तो फिर 100% किसी का बाप भी नहीं हरा सकता मोदी को। कोई कुछ भी कर ले, पूरे इंडिया में जितनी भी पार्टी है सब क्यों नहीं एक साथ हो जाए, अकेले बीजेपी हर एक पार्टी को हराएगी और अकेले बहुमत की सरकार बनाएगी। किसी एनडीए का कोई ज़रूरत नहीं है उसको, अकेली बीजेपी की सरकार बनेगी अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो। ये दोस्त आप लिख करके रख लो, अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो बीजेपी को, मोदी को कोई किसी का बाप भी नहीं हरा सकता। समझ गए? इसके लिए विपक्ष को आगे आना चाहिए अगर वो जनता के बारे में सोचती है। क्योंकि दोस्त 2019 का चुनाव में जो 91-92 करोड़ वोटर थे, जिसमें से 61-62 करोड़ के आसपास वोटिंग करने के लिए आए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 21-22 करोड़ लोगों ने बीजेपी यानी मोदी को वोट किया हुआ था। यानी सिर्फ 37% लोगों ने मोदी को वोट किया हुआ था, बाकी 63% उसके अगेंस्ट में वोट किए थे। तो यानी 63% मोदी को नहीं चाहते हैं। वो फिगर क्या पता वो 70% था या 75% था या 80% था, क्योंकि 18 से 20% बीजेपी का कोर वोट है, वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। पर बात 20% से बढ़ करके 40% हो जाना या 50% हो जाना, ये एक संदेश देता है
कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। अरे कितने सारे लोग को सुनता हूँ, अरे यार मैंने तो बीजेपी को वोट ही नहीं किया था, कैसे जीत गया। दोस्त, ना आपका उतना रीच है, यानी ना आप उतने लोग तक पहुँच सकते हो, ना मैं उतने लोग तक पहुँच सकता हूँ और मैं पता कर सकता हूँ कि हाँ इसने बीजेपी को वोट दिया था कि नहीं दिया था, तुमने बीजेपी को वोट दिया था कि नहीं दिया था, उसने बीजेपी को वोट दिया था कि नहीं दिया था। ये नहीं पता कर सकते। एक ही तरीका है, ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, फिर तभी होएगा जब ट्रांसपेरेंट होएगा। बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, नहीं तो फिर जो इंडिया गठबंधन ने जो सुझाव दिया है उससे चुनाव होना चाहिए कि जो वीवीपैट का जो पर्ची है, वो जो वोटर है वो पर्ची को देखे और उसके बाद देख करके जो इसको उसने वोट दिया है वही अगर पर्ची छप के आ रहा है तो फिर वो खुशी खुशी वो एक बाजू में जो बॉक्स रखा रहेगा उस बॉक्स में जा करके डाल दे, और जब काउंटिंग हो तो ईवीएम मशीन की भी काउंटिंग हो और जो वो बॉक्स है जिसमें वो वीवीपैट का पर्ची रखा गया उसका भी 100% काउंटिंग हो। अगर 1% भी मिसमैच होता है और जिसके वजह से जो रिजल्ट पे इम्पैक्ट हो सकता है तो फिर उसका रीकाउंटिंग करना चाहिए, नहीं तो फिर री इलेक्शन कराना चाहिए। सपोज अगर 500 वोट का हेरा फेरी हो रहा है, यानी 500 वोट का डिफरेंस आ रहा है ईवीएम में और बैलेट पेपर इन द सेंस वो पर्ची में, तो और ये भी देखना चाहिए कि वहाँ जो हार रहा है, जो सेकंड पोजीशन पे है, क्या वो 500 या 600 से ही है। अगर वो 500-600 से ही है, पीछे है, तो फिर री इलेक्शन कराना चाहिए। पहले रीकाउंटिंग करना चाहिए, क्या पता कुछ एरर हुआ हो, काउंटिंग में एरर हुआ, कुछ भी हो, रीकाउंटिंग करना चाहिए। अगर वो एरर रिमूव नहीं होता है तो फिर री इलेक्शन कराना चाहिए, क्योंकि वही 500-600 वोट एक डिसाइडर बनता है। हाँ, अगर 10-20 हज़ार से अगर फर्स्ट और सेकंड में गैप है तो फिर री इलेक्शन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 500-600 वोट भी अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है तो शायद रीकाउंटिंग या री इलेक्शन कराना कोई ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, मेरे हिसाब से उस टाइम भी अगर 500, इसमें भी हो सकता है कि 500 का डिफरेंस क्यों आया, 500 का डिफरेंस क्यों आया। अगर डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम किया गया है, तो इससे वो प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए उसका री इलेक्शन कराना चाहिए। दोस्तों, ईवीएम के सीरीज़ में और भी कई वीडियो बनेगा और मैं बहुत सारे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप भी इस वीडियो को देखें और शेयर करें, जिससे कि ईवीएम के बारे में लोगों को पता चले कि ईवीएम क्या है और हमारा अधिकार कैसे ईवीएम छीन रहा है। हम जिसको चाह रहे हैं जिताना वो जीत नहीं रहा है या जीत रहा है, हमें खुद नहीं पता। तो इसके लिए ये वीडियो आप दूर दूर तक लोगों को शेयर कीजिए, जितने लोगों को आप जानते हैं उनको शेयर कीजिए और ईवीएम के बारे में समझाने की कोशिश कीजिए कि ईवीएम बैन होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।